हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 10 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर दोस्तों, द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ये एक्चुअली दोस्तों मतलब एक बुक है जो अभी हाल फिलहाल में जो ऑथर हैं इनके अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है। इनकी अदर भी फेमस बुक हैं काफ़ी, जिसका नाम है जैसे शिवा ट्राइलोजी हो गया या रामचंद्र सीरीज हो गया। ठीक है, ये जो मतलब आपका ये जो मतलब ये वाली जो बुक इन्होंने लिखा है अभी, ये एक फिक्शन स्टोरी है। फिक्शन स्टोरी मतलब जैसे कि कुछ मतलब अपने से कुछ मतलब इमेजिनेशन करके मतलब कुछ अपने से बना के मतलब है ना, जिसमें मतलब पूरा आप ओरिजिनल फैक्ट नहीं रहता है, कुछ मतलब अपने से भी सोच के डाला जाता है, तो वो सब फिक्शन आ जाता है। नॉन फिक्शन मतलब जो एग्जैक्टली मतलब जो लॉजिकल होता है, जो ओरिजिनल पार्ट होता है उसको मतलब शो करते हैं, तो वो नॉन फिक्शन वाला हो जाता है। ठीक है, तो क्या है ये एक फिक्शन स्टोरी है जो मतलब सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में जिसका डिस्ट्रक्शन महमूद गजनवी ने किया था 1025 सी में, उसी के बारे में थोड़ा सा ये है। और इसमें मतलब जो एवेंज होता है, एवेंज लेने के लिए जो मतलब चोला एम्पायर के किंग थे, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था। ठीक है, अब एवेंज और रिवेंज में फ़र्क होता है दोस्तों। एवेंज होता है मतलब आप समझ लीजिए किसी ने कुछ गलत किया हो, है ना, उसको सही करने के लिए आप जा रहे हो, तो वो एवेंज है। और रिवेंज क्या होता है, एक पर्सनल होता है दोस्तों, है ना। मतलब जैसे पर्सनली मतलब कोई मतलब किसी से मतलब बदला लेने टाइप का होता है। एवेंज मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा बुरा किया हो और मतलब उसको सही करने के लिए जाना टाइप। ठीक है, अब इसमें मेन बात क्या है आप लोग जानिए। इसमें चोला डायनेस्टी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ना। क्योंकि चोला एम्पायर अपने नेवल जो फोर्सेस है उसके लिए फेमस है ना। तो चलिए चोला एम्पायर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, डायनेस्टी है ना। ये जो ओरिजिन है दोस्तों, 3rd सेंचुरी BC से 13th सेंचुरी CE तक, मतलब आप समझ लीजिए मतलब 1279 सी तक ये लगभग लगभग थे, मतलब एग्जिस्टेंस में थे। इसके बाद मतलब ये ख़त्म ही हो गए। ठीक है, इनका ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो मतलब ये लोग मतलब बीच में आए थे फिर विलुप्त हो गए, मतलब प्रजाति की बात नहीं कर रहे दोस्तों। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे कि तमिल डायनेस्टी है साउदर्न इंडिया की ये। ठीक है, और उसके बाद जो मतलब तीन जो मतलब काफ़ी फेमस मतलब जो हैं मतलब किंग, या फिर आप क्राउन किंग बोलेंगे ना, तमिलकम मतलब एक एरिया है, मतलब तमिलकम मतलब वो पोर्शन होता है जिसमें तमिल जो एंशिएंट तमिल लोग होते हैं ना, उनके द्वारा मतलब रहा जाता था इस एरिया पे। तो वो वाला पोर्शन जो कहलाता है वो तमिलकम कहलाता है। इसमें कौन है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पुडुचेरी वाला एरिया भी है दोस्तों। ठीक है, जो कि यूटी है। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया और साउदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, थोड़ा सा साउथ पार्ट का। ठीक है, और यही जो वन ऑफ द 3 क्राउन किंग्स ऑफ तमिलकम है, इसमें यही 3 फेमस थे, चेरा, पांड्या। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा कौन था, वो है चोलास। ठीक है, अब इसमें जैसे कि हम लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो अशोका मेजर रॉक एडिक्ट है ना, नंबर 13, इससे मतलब आप समझ लीजिए आप एक अर्लीस्ट रेफरेंस मान सकते हैं इसका, किसका, चोला एम्पायर का। ठीक है, और इसमें क्या है मतलब बताया गया था कि मतलब चोला एम्पायर के जो किंग थे वो एज ए फ्रेंड थे इनके, है ना। यही ये सब चीज़ दिया गया, मतलब कोई मतलब विवाद नहीं था मतलब अशोक के साथ। ठीक है, और ये जो ओरिजिन है इनका मेन, तो ये जान लीजिए कावेरी रिवर के पास में ही है इनका, जो मतलब उनका उसका जो बेसिन एरिया है ना, वही इनका जो मेन ओरिजिन वाला पोर्शन है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एक नाम है मोट्टराययर। ये एक माइनर फैमिली है, मतलब जिसने मतलब कावेरी रिवर के पास मतलब अपनी मतलब पावर स्टेब्लिश किया था। ठीक है, अब इसी को हरा के एक मतलब समझ लीजिए पहले बीच में आए थे, मतलब आप समझ लीजिए चोलास पहले भी थे एग्जिस्टेंस में, पर बीच में मतलब दिखे नहीं। ठीक है, तो अभी जो है ये जो आप छोटे छोटे मतलब कस्बों में या फिर समथिंग बट गए होंगे। ठीक है, पर अभी क्या है ना, जैसे कि ये जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर में एक माइनर फैमिली है जो मुत्तरैयर है। ठीक है ना, इन्हीं को मतलब इनका पावर उस पर था, पर इसको हराया किसने, विजय अल्ल्या ने। ये मान लीजिए मेन फाउंडर है जिसने मतलब एग्जिस्टेंस में फिर से लाया चोलास को, पर इसीलिए इसको मेन फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, री स्टेब्लिश द चोला एम्पायर। ठीक है, विजयनगर ने क्या किया, इनको हरा दिया और फिर से मतलब एक अपना प्रभुत्व या फिर मतलब आप समझ लीजिए कंट्रोल इस एरिया में, कावेरी एरिया के पास अपना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब हराया तो उसके बाद इसने मतलब जो एक थांजावुर टाउन को भी स्टेब्लिश किया। ठीक है, और ये जान लीजिए
जब इसने से इसको स्टैब्लिश किया, उसके बाद जो पांड्यन और पल्लव टेरिटरीज थी उनके भी जो साउथ और नॉर्थ पोर्शन थे उसको भी मैं अपने में इंक्लूड कर दिया। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ये जो पांड्यन और पल्लव है ना, इन दोनों के बीच का जो विवाद था ना, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इसी का फायदा उठाया था चोलास ने, ठीक है, जो विजयला है इसने चोला। और विजयला कुछ नहीं है दोस्तों, ये मतलब समझ लीजिए मतलब विजयला तो मतलब एक मतलब एंशियंट चिफली फैमिली था, जो कि मतलब उरैयर इनका बेसिक जो पोर्शन है जहाँ से ये लोग आते हैं, जो इनका ओरिजिन है ये उरैयर ही है, ठीक है दोस्तों। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विजयला है, इन्हों इसी के विवाद को, जो पांड्यन और पल्लव ये आपस में लड़ रहे थे, इन्हीं के विवाद को यूज करके एग्जिस्टेंस में फिर से चोलास को लाया था, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए और ये दोस्तों सब ऑर्डिनेट थे किसके, पल्लव किंग के। ये जो पल्लव किंग और पांड्यन के दुश्मनी का फायदा उठाया इसने ना, ये इन्हीं के अंडर में थे, मतलब इन्हीं के अंडर में, मतलब एक छोटी से वो थे जो मतलब छोटे से एरिया पे मतलब काम करते थे, ठीक है। और इसमें एक आता है दोस्तों महावस्मा, ये ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे एग्जिस्टेंस का अगर पूछा जाएगा तो महावस्मा मतलब चोला एम्पायर से क्या रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें जो चोलास के कॉन्फ्लिक्ट थे ना श्रीलंका के साथ, ठीक है, उसको थोड़ा सा दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप मतलब ये जान लीजिए, क्वेश्चन पेपर में दे सकता है कि मतलब अशोका का कौन सा मेजर एडिक्ट है जो मतलब अर्लीस्ट डेटेबल मतलब रेफरेंस को शो करता है, ठीक है, इनके चोलास को, और वो भी दोस्ती को शो करता है, ये दुश्मनी वाली चीज़ नहीं है। और सॉरी दोस्तों, वो ये और इसमें जो महावंशा आता है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये क्या शो करता है दोस्तों, जो चोलास के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे ना श्रीलंका के साथ, वो तो ठीक है, ध्यान रखिएगा महावस्मा। और ये जो रॉक एडिक्ट नंबर 13 अशोका, ये शो करते हैं इनके अर्लीस्ट एग्जिस्टेंस को, ठीक है। और विजय अल्लाह ही है जो दोबारा से लाया, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब थे ही नहीं, पहले थे, बीच में गायब हो गए, फिर अचानक से कावेरी रिवर में ये मुत्रेयर को हरा के फिर से मतलब एग्जिस्टेंस में है, और थंजावुर को फिर से एक मतलब टाउन बनाया। और कैसे बनाया, तो एक अपॉर्चुनिटी ले ली उन्होंने, जब पांड्यन और पल्लव में दुश्मनी चल रही थी, उस चीज़ का फायदा उठा के, ठीक है। अगर चोलास की हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों ना, इसको मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला पार्ट तो उरैयर है, जो कि मतलब इनका ओल्डेस्ट कैपिटल भी है, ठीक है। ये बाद में आप समझ लीजिए जो राजेंद्र चोला है ना, राजेंद्र फर्स्ट चोला, जो कि मतलब राजा के मतलब पुत्र हैं, वो इस कैपिटल को चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ में जब कैंपेन करते हैं तो उसको जीतने के बाद वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये अर्ली चोलस जो थे उरैयर, यही इनका मतलब ओरिजिन मान लीजिए, और ओल्डेस्ट कैपिटल भी है, ठीक है। उसके में आ जाता है इंटरेगुनम है, ठीक है, ये मतलब बीच वाला जो पोर्शन होता है। चोलस क्या किए, उरैयर से फिर तेलुगु जो कंट्री थी, तेलुगु कंट्री मतलब यही जो आपका जो मतलब तमिलकम वाला एरिया है ना दोस्तों, इसी में फिर एंट्री करते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब जो मतलब ऐसे ये क्या बोलते हैं, जैसे मतलब आप देखे होंगे जो गुटों में रहते हैं ना, और जिनका सरदार होता है, उस टाइप से ये लोग राज करने लगे पल्लव उसके अंदर, मतलब उनके सब ऑर्डिनेट बन गए, ठीक है। और उसका विजयला चोला ही थे जो मतलब फिर उसको रीइस्टेब्लिश करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो इम्पीरियल चोलस, इसको मतलब कहा जाता है मतलब विजयलास का भी मतलब एम्पायर मान लीजिए, इसी का मतलब रूल भी मान लीजिए, ये इम्पीरियल चोलस इसी कहा जाता है, ठीक है। इसका चला था, और इसमें जो मेन इसका बेटा था, ठीक है, आदित्य फर्स्ट क्यों मेन था, ये बेटा था विजयला का, और इसने किसको हराया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हराया था, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ वल्लला। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और पांड्यास को भी इसने हराया था, मतलब दोनों को रोक दिया था इसने, ठीक है। और उसके बाद राजा वह फर्स्ट, और रही उसका उन्हीं के बेटे जो राजेंद्र फर्स्ट है, इन्होंने ही जो नॉर्थ इंडिया की तरफ मतलब अपना वो एक्सपीडिशन किया था या कैंपेन स्टार्ट किया था और एक्सपेंड किया था, ठीक है। और इसीलिए राजेंद्र चोला जो मतलब इनका एक सक्सेसफुल कैंपेन हुआ था नॉर्थ साइड में, मतलब बंगाल साइड में, तो उसकी खुशी में इन्होंने एक मतलब नई कैपिटल की खोज की, मतलब खोजी क्या, बनाई, गंगाईकोंडा चोलापुरम। और इसी के नाम पे एक टेम्पल भी है गंगाईकोंडा जो चोलापुरम, वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक है, न्यू कैपिटल बनाया, ठीक है। उसको चौथा जो आता है लेटर चोलास, ठीक है। लेटर चोलास 1070 से 1279 तक ये थे, ठीक है, लेटर चोलास, ठीक है। इसमें बस एक ही जो जान रखिए कि इसमें जो सबसे लास्ट चोलास थे, मतलब चोला एम्पायर के जो सबसे लास्ट चोला थे वो थे राजेंद्र चोला फर्स्ट, ठीक है। ये 1246 से 1279 थे, और लास्ट चोला एम्पायर, ये इन्हीं का नाम बस ध्यान रखिए, ठीक है। और दोस्तों कल्चर में एक चीज़ ध्यान रखा है, इनके जो मतलब मंदिर बनाने का स्टाइल होता था ना, वो काफ़ी अलग होता था। अगर आप देखेंगे, है ना, ये चोला टेम्पल है एक, ठीक है, इसमें आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये मंडप होता था, ठीक है। और ये जो गर्भगृह है, यहीं पे मेन मूर्ति रहती थी अंदर में, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। बाकी ये विमान है और ये शिकार है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है किसके पार्ट हैं, ठीक है। और इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में आप समझेंगे दोस्तों, जैसे कावेरी पूम पट्टिनम, और एक नागप
पट्टी नवी, थोड़ा नाम थोड़ा दोस्तों मतलब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, है ना। ये मेजर पोर्ट टाउन थे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मतलब एक समझ लीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर थे, मतलब किसके, मतलब चोला एम्पायर के। मतलब थंजावुर ये सब भी थे, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक तो कावेरी वाले एरिया में आता था ये, पोर्ट सिटी के लिए मान सकते हैं आप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर। थाईलैंड, थाईलैंड अभी न्यूज़ में क्यों है कि इनके नए पीएम बने अभी एनुटिन चान विराकुल, ठीक है, ये अभी न्यूज़ में है, ठीक है। और ये थाईलैंड क्या है, एक मतलब समझ लीजिए कंट्री है, कहाँ पे ये है आपका, इधर ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इसके साथ कौन कौन बाउंड्री टच कर रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए म्यांमार इधर से टच कर रहा है, वेस्ट साइड से, है ना, वेस्ट का कर दीजिए या फिर साउथ वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, इधर है ना, ये टच कर रहा है। उसके बाद इधर भी आप देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट में अगर देखेंगे तब भी म्यांमार ही टच कर रहा है, और साउथ वेस्ट में भी टच कर रहा है, ठीक है। लाओस इसके जस्ट नॉर्थ में हो गया। उसके बाद इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कंबोडिया, कंबोडिया, लाओस, और उसके बाद आपका म्यांमार, और इधर से मलेशिया, ठीक है। और उसके बाद आप अगर देखेंगे ये मैरीटाइम बॉर्डर अगर देखेंगे तो ये वियतनाम से मैरीटाइम बॉर्डर इधर से, और इंडिया से मैरीटाइम बॉर्डर इधर से। आप इधर क्या बोलेंगे, इधर वेस्ट हो गया और इधर हो गया आपका ईस्ट हो गया, मतलब साउथ ईस्ट में आपका हो जाएगा किसके साथ बाउंड्री, वियतनाम के साथ, और साउथ वेस्ट में इंडिया के साथ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैपिटल तो आप जान लीजिए बैंकॉक, आप जानते होंगे दोस्तों, है ना। करेंसी इसकी है थाई बाहट, ठीक है। अब नो ये तो हम लोग देख लिए बाउंड्री इसका, ठीक है। इसमें बस मैरीटाइम बॉर्डर आप ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट में वियतनाम है जो मैंने आपको दिखाया, और साउथ वेस्ट में आपका इंडिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जस्ट नीचे में ही है दोस्तों, है ना। ये देखिए आप, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये इंडोनेशिया है ये, ठीक है। ये स्टेट ऑफ मलक्का आता है बीच में, ठीक है। अब इसमें जानने वाली क्या बात है दोस्तों, थोड़ा सा एक जान लीजिए, कारा स्थुमुस होता है, स्थुमुस होता है ये, ठीक है, ये स्थुमुस होता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक नैरोएस्ट पॉइंट स्थुमुस होता ही है, मतलब दो मतलब बाउंड्री, जैसे यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे वाटर बॉडी है, तो ये जो पोर्शन है ये मतलब लैंड एरिया है। इसमें जो सबसे सबसे मतलब जो पतला होगा ना, सबसे पतला, जो इस समुद्र से या इस वाटर बॉडी से इस वाटर बॉडी के बीच में जो सबसे कम दूरी होगी, उसी को स्थुमस कहा जाता है। तो एक करा स्थुमस है इसमें फेमस, ठीक है। तो कारा स्थुमस आपका कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। इसी मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है, ये एकदम जस्ट कारास्तमुतु, है ना। अब ये कारास्तमुस कहाँ पे है दोस्तों, ये जो मले पेनिनसुला, ये पूरा मले पेनिनसुला है दोस्तों। मले पेनिनसुला में एक तो साउथ टिप आ जाता है आपका थोड़ा सा किसका, म्यांमार का, और बीच में थाईलैंड वाला साउथ पोर्शन आ जाता है, और इधर मलेशिया, तो मलेशिया तो पूरा पेनिनसुला में ही आ जाता है, ठीक है। ये मले पेनिनसुला है, ठीक है, इसी में ये तीनों कंट्री आ जाती है, ठीक है। और इसी में जो सबसे इसका नैरोएस्ट पार्ट होगा, ये वाला नहीं, इधर सबसे नैरोएस्ट पार्ट होगा वो होगा आपका ये कारास्थमुस, ठीक है। नेवरेस्ट पार्ट ऑफ मले पेनिनसुला, ठीक। मले पेनिनसुला तो आप देखिए ना, मले वाला आप ये देखिए ना, ये देखिए ये मले पेनिनसुला है, और ये वाला पूरा पूरा ये मले पेनिनसुला है, ठीक है। यहीं भी ये जो सबसे सबसे मतलब बारीक वाला, सबसे कम, मतलब इवन 44 किलोमीटर की दूरी है ये, मतलब आप समझ लीजिए अंडमान सी से गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में, ठीक है। और मले पेनिनसुला तो साउदर्न थाईलैंड हो ही गया, उसके बाद पेनिनसुलर मलेशिया हो गया, उसके बाद साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ म्यांमार, ये काओथोंग जगह है, ठीक है। मतलब जो मतलब म्यांमार से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर बस इतना जान लीजिए, एक ऑपरेशन सिंदूर नाम की बुक आई है दोस्तों मार्केट में, ठीक है। इसको मतलब लॉन्च तो किया, पर लॉन्च किसने किया वो मैटर नहीं करता दोस्तों, लिखा किसने किया है, लिखा किसने वो मैटर करता। तो ये लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, जो कि रिटायर्ड है, ठीक है, ऑथर इसकी है ये, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस किया है ना। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है दोस्तों, एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, वही मतलब सर्फिंग वर्फिंग वाली जो गेम्स होते हैं ना, वाटर गेम्स, उनके लिए ही एक चैंपियनशिप 2025 की। ये कहाँ पे होगी, ये अहमदाबाद में होगी, 11वां एडिशन है, हर 4 साल में एक बार होता है। इसका मास्कोट जो है अभी हाल फिलहाल में हुआ है, मतलब सामने आया है, वो मैस्कोट क्या है, जलवीर है, ठीक है। और इसको करवा कौन रहा है दोस्तों, इसको करवा रहा है एशिया एक्वेटिक्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मस्कट ओमान में है, प्रेसिडेंट कौन है, शेख खालिद। तो ये दोस्तों ये रहा मैस्कोट, देखा ना। इसमें क्या है ना, जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसको, और मतलब जो एक्वेटिक मतलब स्पोर्ट्स, और मतलब जो वाटर स्पिरिट होती है, उन दोनों को मिला के इसको बनाया गया है जलवीर, ठीक है। ये जो मैस्कोट है अभी मतलब पूछ सकता है न्यूज़ में
कि ये मैस्कोट है क्या इसका, ठीक है। वनडे एग्जाम वालों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बाकी इसको करवा कौन रहा है, एशिया एक्वाटिक्स करा रहा है। बस इसका ये इतना ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि इसका हेडक्वार्टर मास्कट में है, ठीक है, ओमान के, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है इसके एशिया एक्वाटिक्स, ये शेख खालिद है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर है आलिया भट्ट। आप सब जानते होंगे अभी हाल फिलहाल में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लिवाइस का, ठीक है। बस ये लिवाइस मतलब कपड़ों की ही कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद आता है सिक्स न्यूज़ एंड सिक्स करंट अफेयर, ये है अग्निकार 2025 कैंपेन। ये अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये एक्चुअली कुछ नहीं दोस्तों, एक्चुअली क्या है, मतलब एक मतलब पीएम आवास योजना अर्बन है, मतलब जैसे दो पार्ट, एक तो पीएम आवास योजना जो है ये दो पार्ट में स्प्लिट है, एक तो रूरल गांव के लिए अलग है और एक शहर के लिए अलग है, ठीक। अभी तो क्या है ना, ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया तो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के मतलब अवेयरनेस के लिए, मतलब वैसी फैमिलीज के पास पहुंचना, वैसे लोगों के पास पहुंचना जहाँ पे मतलब जो 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 काफ़ी वल्नरेबल हैं, ठीक है, वहाँ तक इसकी फैसिलिटी पहुँचाने के लिए, अवेयरनेस पहुँचाने के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 का इस कैंपेन को किया गया अग्निकार। ध्यान रखिएगा, अग्निकार 2025 कैंपेन, ठीक है। लॉन्च कौन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए पीएम आवास योजना क्या है, मतलब घरों की मतलब प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये 25 जून 2015 में लॉन्च हुआ था और मिनिस्ट्री यही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दो कंपोनेंट्स के, ग्रामीण और अर्बन, ठीक है, ठीक। इसके बाद सेवन्थ न्यूज़ और सेवन्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। इसको स्टार्ट किसने किया था, यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। और इसकी थीम क्या है ये ध्यान रखिए, ये पूछ लेता है एग्जाम में। थीम खासकर वनडे एग्जाम वाले बच्चों के लिए, तो प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, यही इसका थीम है, ठीक है। उसके बाद एट्थ न्यूज़ और एट्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों। अगर एक आर्टिकल है न्यूज़ में, जीआई पुश फॉर ट्रेडिशनल आइटम्स रीशेप्स बोडोलैंड पोल नैरेटिव। एक्चुअली क्या अभी चुनाव जो ऐसे होने वाले हैं ना, तो बोडोलैंड वाले जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं ना कि हमको मतलब मतलब और भी मतलब जीआई टैक्स चाहिए, ठीक है। करीब 50 के आसपास उन्होंने मतलब जीआई टैक्स के लिए मांग की थी, 50 के आसपास मांग की थी, उसमें 20-21 इनको मिला भी हुआ है, पर अभी और भी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को मेन अब जानना है कि बोडो ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। बोडो ट्राइब्स होते क्या हैं दोस्तों, है ना, मतलब बोडोलैंड बोडो ट्राइब से ही मतलब प्राइमरी मतलब मतलब इनहेबिट होता है, मतलब वहीं उसमें जो मेन लोग रहते हैं तो वो ये बोडो ट्राइब वाले ही रहते हैं, ठीक है। इनको बोरोस भी कहा जाता है दोस्तों। एक इथनो मतलब समझ लीजिए आसाम की सबसे बड़ी इथनो लिंग्विस्टिक, मतलब एथनिक तो है ही, उसके बाद इन्होंने मतलब अपनी लैंग्वेज को भी प्रिजर्व कर रखा है, ठीक है। इनको ग्रुप ऑफ फ्रॉम मतलब सबसे बड़ी एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रॉम आसाम है, ठीक है। ये अब मतलब सिर्फ यही नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाए जाते हैं, पर मेनली यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर देखेंगे इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक सेकंड में आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये असम वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, असम में ही आप अगर ये देखेंगे जो 4 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, मतलब कोकराझार, उसके बाद चिरांग है, उसके बाद बक्सा है और उडालगुरी है, ठीक है। ये पोर्शन आप देख रहे हैं उडालगिरी, ये एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए आपको अब क्लियर दिखेगा ना, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यही मेन बोडोलैंड बनाते हैं, ठीक है। मेन बोडोलैंड इन्हीं चारों डिस्ट्रिक्ट से बनता है और इन्हीं को मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये मतलब अब चलिए कहाँ थे हम लोग, हाँ, मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। यही चार जो मैंने आपको अभी डिस्ट्रिक्ट दिखाया है असम का ना, यही चारों मिलके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बनाते हैं, ठीक है। इनकी लैंग्वेज जो है बोरो भी कहा जाता है और बोडो लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। वही मैं जो आपको बता रहा था ना, इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है ये, ठीक है, उसके लिए। और ये जो मतलब ये लैंग्वेज है इनकी, जो बोडो लैंग्वेज है, इसको क्या है कि असम की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही, उसके अलावा जो 8 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो 22 लैंग्वेज है उनमें से एक ये बोडो भी आती है, ठीक है। इनका रिलीजन जो है बौद्धिज्म है, ठीक है। बौद्धिज्म मतलब एक वैसे मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना 5 तत्व, जैसे अग्नि, आकाश, जल, वायु, है ना, ये सब को मिला के धरती, है ना, ये इन्हीं सब की पूजा करते हैं। पर इसके रूप में कोई शेप तो है नहीं भगवान का, फोक रिलीजन है इनका, इसका कोई भगवान का शेप नहीं, बस एक सिजोई ट्री को एज ए उसका मतलब सिंबल मांग के ये लोग पूजा करते हैं। तो आप ये सिजोई ट्री ध्यान रखिएगा, बोडो पीपल्स के मतलब कल्चरली और रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनके बीच में जैसे कि मतलब ये जो बोडोलैंड टेरिटरी है, इनके जो लोग हैं और मतलब मेन जो उनके लीडर हैं, उनके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और असम गवर्नमेंट के बीच में मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट का नाम है बोडो पीस एकॉर्ड, क्योंकि पहले क्या है ये लोग डिमांड कर रहे थे कि मतलब हमको एक अलग से स्टेट बना दीजिए बोडोलैंड, ठीक है।
तो उसको ना मान करके उनके बीच में एक बोडो अकॉर्ड मतलब बोडो पीस अकॉर्ड हुआ, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट किसके बीच में था ये, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, असम गवर्नमेंट हो गया और बोडो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। अब इसके तहत किया क्या जाएगा, तो जो मतलब बोडोलैंड टेरिटरी रीजन है वो एक एडीसी बन जाएगा। एडीसी मतलब आप समझ रहे हो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर बन गया तो इनको सेल्फ रूल मिल जाएगा, मतलब सेल्फ लोकल गवर्नमेंट मतलब रूल मिल जाएगा कि ऑटोनोमस में ये क्या है कि मतलब अपने से कुछ भी डिसीजन, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब मैक्सिमम डिसीजन ले सकते हैं अपने कल्चरल और मतलब अपने चीज़ों को, मतलब जो भी प्रैक्टिसेस वो करते आ रहे हैं उन सबको प्रिजर्व करने के लिए वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी और एक और होता है ना लेजिस्लेटिवली भी, ठीक, मतलब तीनों तरह से इनको पावर मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए जैसे कि मतलब पंचायत में भी अपना वो मतलब कोर्ट बना है, मतलब ये जजमेंट मतलब जुडिशियल पावर वैसा रहता नहीं है जितना इनके पास रहता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास। और इसमें भी दोस्तों अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ट्राइब के लिए मतलब फोकस किया जाए तो उसके लिए ऑटोनोमस मतलब रीजनल काउंसिल बनाया जाता है। समझिए दोस्तों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइब के लिए बनाना हो जिसके मतलब ज़्यादा वल्नरेबल मतलब हालत में हो तो उसके लिए ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ये सब आता कहाँ से, तो ये है 6th शेड्यूल, ठीक है। ये 6th शेड्यूल जो है दोस्तों एक ये ध्यान रखना दोस्तों, बारदोलोई कमेटी है, ठीक है, इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि 6th शेड्यूल को लाया जाए, ठीक है। अब 6th शेड्यूल में जो बारदोलोई हैं इनका जो लीडर थे बारदोलोई कमेटी के वो गोपीनाथ बारदोलोई हैं, यही थे फर्स्ट सीएम ऑफ असम, ठीक है। अब ये 6th शेड्यूल जो है मतलब इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या है जो भी ट्राइबल एरियाज, एक तो आप जान लीजिए दोस्तों 5th और 6th शेड्यूल, ठीक है। 5th और 6th शेड्यूल दोनों की दोनों ही ट्राइब्स एरिया के लिए बनाए गए हैं, उनके मतलब प्रोग्रेस के लिए, उनके मतलब इन्हेंसमेंट के लिए, मतलब जो भी दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं उनको सही करने के लिए ट्राइबल एरियाज के लिए मतलब 5th और 6th शेड्यूल आया। पर 6th शेड्यूल में देखिए जो है असम हो गया, मेघालय, मतलब हिली एरिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 4 स्टेट्स आते हैं, इन्हीं के ट्राइबल एरियाज आते हैं, पूरा नहीं आता है, ट्राइबल एरियाज आते हैं इनके, ठीक है, जो कि आर्टिकल 244 में दिएगा। और उसके अलावा जो भी बच गए नॉर्थ स्टेट्स वो सारे के सारे 5th शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। इनके प्रोविजन कुछ अलग हैं दोस्तों, है ना, मतलब प्रोविजन फॉर मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है, आर्टिकल 244 के तहत, ठीक है। अब अंडर दिस मतलब दो चीज़ बनाएगी इसी के मतलब 6th शेड्यूल के अंडर में, एक एडीसी हो गया और एक एआरसी हो गया। एडीसी क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया, और एआरसी हो गया ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। यही मैं बोल रहा था दोस्तों, अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइब को टारगेट किया जाए तो जो गवर्नर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के वो मतलब एक एआरसी भी बना सकते हैं ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल को, ठीक है। अब एडीसी में क्या क्या प्रोविजन दिया गया दोस्तों, एडीसी वही है दोस्तों, मतलब प्रोवाइड्स ऑटोनोमी फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज टू प्रिजर्व देयर कल्चर कस्टम आइडेंटिटी। वही मतलब जुडिशियल पावर भी इनको मिल जाता है, लेजिस्लेटिव भी मिल जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव भी मिल जाता है। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे स्कूल भी बनवा सकते हैं, मतलब विलेज कोड बनवा सकते हैं, मतलब कोई भी अगर दिक्कत हो तो, है ना। और बाकी टैक्स वैक्स लगा सकते हैं और टैक्स को कलेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। इसमें मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर्स इसमें टोटल 46 होते हैं, जिसमें 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और इनका टेन्योर होता है 5 साल का, ठीक है। इसमें की आर्टिकल अगर आप देखेंगे एडीसी से मतलब संबंधित, तो 244A क्या कहता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल को किस तरह बनाया जाए, क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड ये चीज़ बोलता है। कौन सा 244 का ए, 244 का बी क्या बोलता है, ये इसके पावर्स को डिफाइन करता है, फंक्शन को डिफाइन करता है और कंपोजिशन को डिफाइन करता है। कौन सा 244B मतलब कितने बंदे होने चाहिए, कौन होना चाहिए, ठीक है। और 244C इसके एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स को बताता है, किसके, एडीसी के मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों एआरसी वही है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। ये क्या है, ये गवर्नर के द्वारा बनाया जाता है किसी भी एडीसी के जुडिक्शन, मतलब ये समझ लीजिए एआरसी हमेशा एडीसी के ही जुडिक्शन में आता है, ये ध्यान रखिए कुछ अलग नहीं है। पर ये इसको अलग से अपना मतलब एक मतलब ऑटोनोमस मतलब रीजन मिल जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर ट्राइब के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। ये मतलब कवर करता है एक स्पेसिफिक ट्राइब को विद इन ऑटोनोमस रीजन, ये वाला ऑटोनोमस रीजन मतलब एडीसी के अंडर में, ठीक है। फिर 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है, एक आर्टिकल है मतलब न्यूज़ में दोस्तों, द वैनिशिंग प्रैक्टिस ऑफ एपेटेनिस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा एपेटेनिस टाइप के लोग ना, एक सेकंड, हाँ ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मतलब अलग होते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो ये टैटूज इनके देख रहे हैं चेहरे पे, ये टैटूज है, और उसके बाद मतलब नाक में इन्होंने लकड़ी का पहन रखा है, ठीक है, ये नाक में लकड़ी का पहन रखा है। ये एक्चुअली क्यों पहनते थे दोस्तों ना, ये मतलब उस समय लोग सोचते थे कि मतलब कि जैसे 10 साल के हो जाते थे तो उनका ये इस तरह की कर दिया जाता ताकि मतलब ये अट्रैक्टिव ना लगें।
अगर अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे तो जो इन्वेडर हैं या कोई भी ऐसा है जो इनको मतलब उठा ले जाए या फिर कुछ गलत काम कर दे, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता था, ठीक है। और बाद में ये एक तरह से मतलब डिग्निटी का सिंबल हो गया लेडीज़ के लिए, ठीक है। जो लगा रही है मतलब वो काफ़ी मतलब वेल रिस्पेक्टेड मानी जाती थी इनके ट्राइब्स में, ठीक है। तो अपर टेनिस एक इंडिजीनियस ट्राइब, इंडिजीनियस मतलब अपने यहाँ की है, जो कि जीरो वैली दोस्तों आपका ये समझ लीजिए कि यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे मतलब मान लीजिए मतलब एक तरह से मतलब वहाँ की जो मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, यहाँ के लोग हैं ये मतलब इसकी वजह से ये काफ़ी मतलब हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये अपने यूनिक कल्चर आइडेंटिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है पेटेनिस। ये मतलब समझ लीजिए बहुत सालों से करते आ रहे हैं, मतलब ये राइस की खेती, वो भी फिश के साथ, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम है इनका, ठीक है। राइस मतलब फिश फार्मिंग, ठीक है। और इनका ट्रेडिशन यही बता रहा, जो टैटू बनाते हैं इसको बोलता है टिप्पई, ये पूछ सकता है एग्जाम में। वुडन नोज प्लग होते हैं, ये पिंग हेलो बोला जाता है उसे, ठीक है। और इंटीग्रेटेड राइस फार्मिंग, इनके पास ये जानना था जो राइस की वैरायटी ये लोग उगाते हैं ना, एक इमियो है, एक पयापे है और एक माइपिया वैरायटी उगाते हैं, ठीक है। और तो बस, और ये जान लीजिए दोस्तों इस पर बैन लग चुका है, करीब करीब 1970 में मतलब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था ये, मतलब ये जो प्रैक्टिसेस ये लोग करते हैं नाक में ये ठूस वूस के ना, पर ये तो मतलब उसमें उनकी मजबूरी थी, अब तो मतलब हट गया वो सब चीज़ ना। तो अब की मतलब जो जनरेशन आ रही है उनको जरूरी नहीं है सब करना, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ और आज का लास्ट करंट अफेयर दोस्तों, ए फ्लैश पॉइंट इन द पाक स्टेट। ये क्या दोस्तों, ये कच्चा तीवू आइलैंड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कच्चा तीवू आइलैंड देखिए दोस्तों, मैं आपको देखता हूँ पहले मैप में, है ना। ये देखिए अपर्टेनिस ट्राइब की हैं लेडीज़, है ना। और ये पुरानी लेडीज़ में मिलता है, ये देखिए फार्मिंग जो कर रही हैं ये लोग, है ना। और कच्चा तीवू आइलैंड हम लोग को देखना है ना। और एक सेकंड, ये देखिए दोस्तों, ये जो पाक स्टेट है दोस्तों, और ये श्रीलंका का जो नॉर्थन पार्ट है, और मतलब तमिलनाडु का ये जो मतलब ये वाला टिप है, देखिए रामनाथपुरम, ठीक है। इसी के आगे चलेंगे तो ये इन्हीं के बीच में, मतलब तमिलनाडु मतलब इंडिया का और ये श्रीलंका का नॉर्थन पार्ट के बीच में जो पाक स्टेट है, उसी के बीच में छोटा सा एक आइलैंड है ये। इसमें काफ़ी लोग रहते नहीं हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चर्च है काफ़ी फेमस, उसके लिए मतलब एक वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है इंडियंस को जो फिशरमैन है, बाकी वैसे कोई बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते नहीं, ठीक है। तो कच्चा तीवू आइलैंड क्या है, एक छोटा सा मतलब अनइनहेबिटेड, मतलब लोग उतना रहते नहीं इस आइलैंड पे, लोकेटेड इन पाक स्टेट, ये पाक स्टेट है दोस्तों, ठीक है। इंडिया का तमिलनाडु और श्रीलंका का नॉर्थन पार्ट, ठीक है। 1974 में दोस्तों एक एग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम क्या है, इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि मतलब फॉर्मली मतलब लीगली जो है, जो से कच्चा तीवू आइलैंड है, कच्चा तीवू एक समय से मतलब जैसे कि सेलन नाम बोला जाता है ना श्रीलंका, मतलब पहले से ही मतलब इस पर हक जमाते थे। फिर बाद में क्या है कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने मतलब पूरी तरह से इंडिया को सौंप दिया इस चीज़ को, और जब चले गए तो इंडिया का ही रह गया। पर ये कि 1974 में जो उस समय की मतलब पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एज ए तोहफा मतलब रिलेशन क्रिएट करने के लिए श्रीलंका को ये गिफ्ट में दे दिया था। पर यह है कि इसका विरोध शुरू से होता आ रहा है कि मतलब बिना पार्लियामेंट्री परमिशन के आपने ऐसा कर दिया, ये गलत है, वो गलत है। और अभी क्या है ना दोस्तों, मतलब कोई भी फिशरमैन इंडियन अगर जाता है वहाँ पे तो उसको पकड़ लेते हैं, मतलब जैसे फिशिंग किया और उस टापू पे रुक गया, लेट गया, सूख मतलब अपना जाल सुखा लिया, तो उसने में श्रीलंका वाली पुलिस आती है, उसको उठा ले जाती है, उसके जहाज को मतलब जो उसका नाव होती है उसको कब्जे में ले लेती है, उनको जेल में बंद कर देती है। ये सब चीज़ों से मतलब तमिलनाडु ने तंग बोला कि भाई कच्चा तीवू हमारा है, हमारा वापस ले लो, हमारा ही है, और हम ही को हक जमाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। पर ये है कि श्रीलंका कह रहा है कि भाई ये लोग मतलब जो फिशिंग करते हैं, फिशिंग मतलब ट्रॉलिंग वाला यूज़ करते हैं। ट्रॉलिंग मतलब जैसे समझ लीजिए ये शिप जा रहा है, ये समुंदर है दोस्तों, इसी के ऊपर ये शिप चल रहा है, तो ये लोग जो करते हैं ना नीचे जाल ऐसे बांध लेते हैं। तो जाल में क्या मछली के अलावा जैसे मतलब एक्वेटिक प्लांट हो गया और बाकी स्पीसीज जिनकी जरूरत नहीं है वो सब भी इसमें आ जाती है। तो इसका विरोध कराता है श्रीलंका, ठीक है। तो उसी के लिए मतलब ये लोग मतलब उसको पकड़ ले जाते हैं, ठीक है। एक्वेटिक मतलब जो डाइवर्सिटी है उसको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, इस चक्कर में। और 1976 में इसी का फॉलोअप भी आ गया था, जिससे रिस्ट्रिक्शन लग गया इंडियन फिशरमैन की यहाँ पे फिशिंग नहीं करेंगे इस आइलैंड पे, ठीक है। और हाँ, ये मैं आपको बता रहा था, ये सेंट एंथोनी श्राइन है चर्च, ये वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। ये एक पिलग्रिम साइट है इंडियन के लिए, मतलब जो भी इस मतलब तमिलनाडु के आसपास वाले जो फिशरमैन है उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है, हर साल फेस्टिवल एक मनाया जाता है उसके लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाँ, थैंक यू।